माजी में एहतसाब सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल होता रहा है। इसकी कई मिसालें मौजूद हैं, कई अदालती फैसले मौजूद हैं, मगर अब ब्रॉडशीट के मामले में तफसीलात सामने आ रही हैं। वो मुल्क में एहतसाब के नाम पर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की बड़ी मिसाल बनकर सामने आई हैं। कैसे एहतसाब के नाम पर इंतकाम शुरू किया गया, सियासी वाबस्तगियां तब्दील कराई गई और फिर सियासी तौर पर खामोशी इख्तियार कर ली गई और एनआरओज देने की बातें आई। हुकूमत ने ऐलान किया था कि वो ब्रॉडशीट का फैसला पब्लिक करने की कोशिश करेगी और आज हुकूमत ने यह फैसला जारी कर दिया है। जो बात की गई थी हुकूमत ने आज पूरी की है। इन फैसलों पर बात करेंगे, मगर पहले आपको बता दें कि पाकिस्तान में एक और पेशरफ्त हुई है। हुकूमत ने ब्रॉडशीट के मामले पर तहकीकात का फैसला किया है और वजीर इत्तलात शिबली फराज की सरबराही में एक कमेटी बना दी है। वजीर आज़म इमरान खान ने ब्रॉडशीट के मामले पर 3 रुकनी काबीना कमेटी तश्कील दे दी है, जिसके कन्वीनर शिबली फराज होंगे, जबकि शेरी मजारी और फवाद चौधरी इसके रुकन होंगे। ये कमेटी काबीना को 48 घंटों में ब्रॉडशीट के मामले पर सिफारिशात पेश करेगी और इस मामले में फ़ायदा देने वाले और फ़ायदा उठाने वाले तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। सन 2000 में शुरू होने वाला मामला आज पाकिस्तान में सबसे अहम मौजू बन गया है। ब्रॉडशीट का मामला सन 2000 में शुरू हुआ जब परवेज मुशर्रफ ने इक़्तिदार संभालने के बाद एहतसाब का नारा लगाया, नैब का कानून बनाया और नैब ने बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के असासों का सुराग लगाने के लिए 20 जून 2000 को ब्रॉडशीट कंपनी से मुआहदा किया। हैरानकुन तौर पर यह कंपनी मुआहदे से कुछ दिन पहले ही यानी 28 मई 2000 को कायम हुई थी और इसमें पनामा की 2 ऑफशोर कंपनियों की शेयर होल्डिंग भी थी। साथ ही कंपनी के साथ जो मुआहदा किया गया उसमें भी मुतनाज़े शिकें डाली गई। मुआहदे की शिक नंबर 4 के मुताबिक नैब और ब्रॉडशीट में यह तय पाया कि ब्रॉडशीट की कोशिश या फिर नैब की किसी भी कोशिश के नतीजे में जो भी रिकवरी होगी उसमें ब्रॉडशीट को 20% हिस्सा मिलेगा। यानी पैसों की रिकवरी में ब्रॉडशीट का किरदार हो या ना हो, लेकिन 200 अफराद की लिस्ट में मौजूद जिन लोगों से भी बैरून मुल्क या अंदरूनी मुल्क रिकवरी हो, ब्रॉडशीट को उस रिकवरी में 20% हिस्सा मिलेगा। 2003 के आखिरी तक नैब और ब्रॉडशीट में मुआहदा रहा, मगर फिर नैब ने ब्रॉडशीट से मुआहदा ख़त्म कर दिया। ब्रॉडशीट ने दावा कर दिया कि नैब की अपनी कारकर्दगी बुरी थी और उसने एकतरफा तौर पर मुआहदा मंसूख कर दिया, जिसकी वजह से कंपनी का नुकसान हुआ। फिर ब्रॉडशीट ने नैब पर मुआहदे की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगाया और कहा कि नैब की अपनी कारकर्दगी ठीक नहीं थी। दोनों इदारों के दरमियान 5 साल तक ये तनाज़ा चलता रहा, मगर 2008 में एक दिलचस्प पेशरफ्त सामने आई और मई 2008 में नैब ने ब्रॉडशीट के साबिक सरबराह मिस्टर जेम्स के दरमियान मुआहदा कर लिया और नैब ने $1.5 मिलियन यानी $15 लाख की अदायगी की और नैब की तरफ से ये रकम मिस्टर जेम्स के पर्सनल अकाउंट में मुंतकिल कर दी गई। मगर बाद में पता चला कि मिस्टर जेम्स का ये हक ही नहीं था कि वह ब्रॉडशीट की तरफ से ये रकम वसूल कर सके। ब्रॉडशीट कंपनी ये मामला लंदन की अदालत में ले गई, जहां से ब्रॉडशीट के हक में फैसला आया और नैब को मुआहदे की खिलाफ वर्जी का जिम्मेदार करार दिया गया। साथ ही अदालत ने फैसला दिया कि जिस शख्स को नैब ने $15 लाख की अदायगी की उसका ब्रॉडशीट से कोई ताल्लुक नहीं है। अदालत ने अपने फैसले में लिखा कि ब्रॉडशीट ने 100 से ज़ायद टारगेट्स में से 10 से 15 अफराद के खिलाफ तहकीकात की, मगर 2002 में ब्रॉडशीट और नैब में 2 तनाज़े उठ खड़े हुए। ब्रॉडशीट ने इल्ज़ाम लगाया कि वो जिन केसेस की तहकीकात कर रहा है नैब उसमें ताउन नहीं कर रहा है और नैब ने ब्रॉडशीट पर इल्ज़ाम लगाया कि वो मज़ीद तहकीकात नहीं कर रहा। मगर अदालत ने वाज़ेह किया कि नैब को सब पता था, सारी चीज़ें उसके इल्म में थी, इसके बावजूद उसने ज़रूरी इक़दाम नहीं उठाए और फैसला ब्रॉडशीट के हक में दे दिया। लेकिन मसला ये उठा कि ब्रॉडशीट को अदायगी कैसे की जाएगी, किन किन असासों से उसे 20% का हिस्सा दिया जाएगा। इस हवाले से सर एंथनी एमिन्स की अदालत ने 2018 में फैसला जारी किया जो ब्रॉडशीट के हक में था। फिर आर्बिट्रेशन हुई कि कितने पैसे पाकिस्तान को अदा करने हैं और फैसले के मुताबिक जब 1999 में नैब का क़याम हुआ था तो तब से नवाज शरीफ और उनके ख़ानदान के हवाले से मुख्तलिफ दावे और मुमकिन रिकवरीज की बातें हो रही थीं और जब सन 2000 में नैब का ब्रॉडशीट से मुआहदा हुआ तो उस वक्त नवाज शरीफ और उनके ख़ानदान को टारगेट्स के तौर पर रजिस्टर किया गया। फैसले के मुताबिक सन 2000 में मुख्तलिफ अदालती कार्रवाई और एक खुफिया मुआहदे के तहत नवाज शरीफ और उनके ख़ानदान ने एक बहुत बड़ी रकम अदा की, जिससे उन्हें जिलावतनी के लिए सऊदी अरब जाने की इजाज़त मिली। नवाज शरीफ और उनका ख़ानदान 2006 तक सऊदी अरब में रहा। फैसले के मुताबिक वो रकम जो अदा की गई थी उसे दोबारा वापस किया गया और ब्रॉडशीट के मौजूदा दावे में उस रकम को रिकवरीज के तौर पर नहीं लिया जा सकता और इस हवाले से भी अब तक कोई सबूत नहीं है कि नैब ने अब तक नवाज शरीफ से कोई रिकवरी की है या नहीं फैसले के मुताबिक। मगर 2018 में पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में एक कार्रवाई हुई जिसमें JIT की रिपोर्ट भी पेश की गई थी, जिसमें नवाज शरीफ के ज़ाती और ख़ानदानी असासों की मालियत और अंदरूनी मुल्क और बैरून मुल्क $820 मिलियन लगाई गई थी ये मालियत, जबकि बरतानिया में मौजूद एवनफील्ड अपार्टमेंट्स का जिक्र भी किया गया जिसकी मालियत $13 मिलियन लगाई गई
और इस जायदाद को जब्त करने के अहकामात आए। फैसले के मुताबिक जैसे कि कहा गया कि जीआईटी की लिस्ट के मुताबिक शरीफ खानदान के असासों की मालियत $820 मिलियन है और ब्रॉडशीट के मुताबिक नैब की तरफ से जो मजबूरी मुमकिन रिकवरीज हो सकती हैं उसमें से ब्रॉडशीट के 20% हिस्से को कैलकुलेट किया जाए। फैसले के मुताबिक ब्रॉडशीट के इस नुक्ता नज़र से अदालत इत्तफाक नहीं करती क्योंकि ये अमली तौर पर नामुमकिन है कि लिस्ट में मौजूद 76 जायदादों की कीमत का अंदाज़ा लगाया जाए और जब ये जायदादें पाकिस्तान को मुंतकिल होंगी उस वक्त उनकी कीमत क्या होगी। फैसले के मुताबिक पाकिस्तान में बनी जीआईटी के मुताबिक उस वक्त पाकिस्तान में शरीफ खानदान के जायदादों की मालियत $622 मिलियन है, सऊदी अरब में $95 मिलियन है, मुत्तहिदा अरब अमारात में $30 मिलियन है और बरतानिया में एवनफील्ड अपार्टमेंट्स को निकालकर जायदादों की मालियत $114 मिलियन है। जबकि नैब और हुकूमत पाकिस्तानी मौक़िफ़ के मुताबिक इन जायदादों में से जो मुमकिन रिकवरी हो सकती है उसमें पाकिस्तान में मौजूद जायदादों की रिकवरी पर सवालिया निशान है और सऊदी अरब से मुमकिन तौर पर $4.7 मिलियन की रिकवरी हो सकती है। मुत्तहिदा अरब अमारात से 5% यानी $16 लाख की मुमकिन रिकवरी हो सकती है और बरतानिया से अगर 20% रिकवरी होती है तो तकरीबन $23 मिलियन की मुमकिन रिकवरी हो सकती है। यानी जो बरतानवी अदालत को आर्बिट्रेशन को बताया गया खुद नैब के दावे के मुताबिक वो ये कि नवाज शरीफ की बैरून मुल्क जायदादों से $29 मिलियन की रिकवरी मुमकिन है, जिनका जीआईटी ने एवनफील्ड अपार्टमेंट से हटकर तकरीबन $250 मिलियन की मालियत का अंदाज़ा लगाया था। फैसले के मुताबिक ये अंदाजे बहुत कम हैं और ये बात भी वाज़ेह है कि कब के क्या ये असासे अब भी मौजूद हैं ये वाज़ेह नहीं है और क्या करप्शन के खिलाफ कानून के तहत उन्हें रिकवर किया जा सकता है ये भी वाज़ेह नहीं है। दूसरी मुश्किल ये है फैसले के मुताबिक कि अंदाजे लगाने में डबल काउंटिंग भी देखी गई है। फैसले के मुताबिक पाकिस्तान के वकला और ब्रॉडशीट के वकला को 2 अक्टूबर 2018 में तलब किया गया इस बात का जायजा लेने के लिए कि पाकिस्तान में जो हालिया मामला सामने आए हैं क्या मुस्तकबिल में शरीफ खानदान और पाकिस्तान के वकला के दरमियान एक सेटलमेंट फिगर पर कोई इत्तफाक हो सकता है या नहीं। ब्रॉडशीट ने सवाल का जवाब दिया कि वो पाकिस्तान में होने वाले हालिया मामला पर तबसरा करने से आ रही है, जबकि पाकिस्तानी वकला का कहना था कि ऐसी किसी मुमकिन सेटलमेंट की बात गैर मुतल्लिका है क्योंकि ना ही ब्रॉडशीट मुआहदे की शिक नंबर 4 के तहत कोई दावा कर सकती है और ना ही किसी भी पार्टी ने ऐसे कोई शवाहिद दिए हैं कि नवाज शरीफ के साथ पाकिस्तान में किसी सेटलमेंट फिगर पर इत्तफाक होगा या हो सकता है। पाकिस्तानी वकला का मजीद कहना था कि नैब के पास अब इस केस में वॉलंटरी रिटर्न्स का इख्तियार नहीं है और ना ही दोनों पार्टीज ऐसी किसी सेटलमेंट की तरफ बढ़ने का इरादा रखती हैं। फैसले के मुताबिक पाकिस्तानी वकला का कहना है कि ब्रॉडशीट के साथ मुआहदे की शिक नंबर 18 की ज़ेली शिक 5 शरीफ खानदान पर लागू नहीं होती क्योंकि जब दिसंबर 2003 में मुआहदा मनसूख हुआ तो उस वक्त ब्रॉडशीट की तरफ से ऐसी कोई कोशिश ही नहीं चल रही थी कि वो शरीफ खानदान से असासे रिकवर करें। फैसले के मुताबिक पाकिस्तानी वकला का मजीद कहना है कि मुआहदे की शिक नंबर 18 की ज़ेली शिक नंबर 15 में जहां ये बात लिखी है कि मुआहदे की मनसूखी के नोटिस के बाद भी ब्रॉडशीट को अपना काम जारी रखने की इजाज़त होगी, मगर वो सिर्फ उन टारगेट्स के लिए महदूद है जिनके हवाले से ब्रॉडशीट मुआहदे की मनसूखी के वक्त कोशिश कर रहा हो। फैसले के मुताबिक पाकिस्तानी वकला की इस बात को रद्द किया जाता है, लेकिन जहां तक पाकिस्तान का यह मौक़िफ़ है कि शरीफ खानदान और उसके दरमियान कोई सेटलमेंट नहीं होगी, अदालत इस बात पर कोई फाइंडिंग नहीं देती कि इस हवाले से कोई सेटलमेंट होगी या नहीं। लेकिन ब्रॉडशीट जिस रकम की हकदार है वो उतनी ही बनती है जो एक माकूल सेटलमेंट फिगर की बन सकती है। फैसले के मुताबिक तमाम सबूतों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि जो मुमकिन रिकवरी शरीफ खानदान से हो सकती है मुस्तकबिल को देखते हुए वो $100 मिलियन है। रिकवरी में मुमकिन इल्तवा के मद्देनजर रखते हुए इसमें से 5% की कटौती की जाती है और मजमूई रकम मुमकिन रिकवरी $95 मिलियन बनती है, जिसमें से ब्रॉडशीट का 20% हिस्सा यानी $19 मिलियन बनता है। पाकिस्तानी वकला का यह कहना है कि शरीफ खानदान के वो असासे जो पाकिस्तान में मौजूद हैं उन्हें ब्रॉडशीट के नुकसान के अदाद शुमार से हटा दिया जाए। अदालत इस दरख्वास्त को मुस्तरद करती है। इस हवाले से अब हम बात करेंगे। टोटल पाकिस्तान का पैसा बाहर ही गया है। जो कमेटी बनाई गई है उसके कन्वीनर शिबली फराज साहब और वफाकी वज़ीर इत्तलात भी हमारे साथ मौजूद हैं। शिबली फराज साहब बहुत शुक्रिया सर, 3 रुकनी कमेटी बनाई है, आप उसके कन्वीनर हैं। ये बताइएगा, आपने कहा कि तमाम जो लोग हैं उनका इस हवाले से देखा जाएगा, 48 घंटों में फैसला होगा, तो जनरल मुशर्रफ के हवाले से तहकीकात होंगी। उन्होंने मुआहदा किया, उन्होंने मुआहदा मनसूख कर दिया। बाद में मुसावी ने कहा कि उन्होंने बरतानिया में आके उन्हें बताया कि हमारी हुकूमत बन गई थी, इलेक्शन कराने पड़ गए थे और वही लोग मुंतखब हो गए थे, तो जनरल मुशर्रफ के खिलाफ कार्रवाई होगी। देखिए, बात यह है कि हमने इस रिपोर्ट का मकसद एक रिकमेंडेशन की हद तक है जिसमें कि जाहिर है कि हम हर उस शख्सियत का, उस इदारे का हम रोल जो था उसमें उस पर हम इन द लाइट ऑफ दिस डिसीजन जो कि लंदन की कोर्ट की है उसकी बुनियाद पे हम अपने सिफारिशात देंगे और जाहिर है कि फिर उसमें जो भी उसमें
कैरेक्टर्स इन्वॉल्व थे, और उन सब का हम बड़े मेरिट पे हम उनका रोल का अपनी रिकमेंडेशन में जिक्र करेंगे। मगर शरीफ साहब, इस बात की तहकीकात करेंगे कि पाकिस्तान में बार बार एहतसाब का नारा लगाया, आप लोगों ने लगाया, इमरान खान साहब ने तो कहा था 300 अरब रुपए के इनके बाहर असासे हैं, जनरल मुशर्रफ ने लगाया कि जी इनके बहुत ज़्यादा बाहर असासे हैं, आप दोनों ने कहा कि इनके असासे मुल्क में वापस लेके आएंगे। तो एहतसाब का नारा था मुल्क में रकम लाने के लिए, एहतसाब का नतीजा है कि पाकिस्तान से उल्टा तकरीबन $60 मिलियन बाहर चले गए पाकिस्तानियों के उस रकम को वापस लाने के बरक्स। तो ये तो उल्टा हो गया एहतसाब का। तो इस हवाले से आप जनरल मुशर्रफ का और तमाम लोगों का एहतसाब करेंगे उस वक्त की नैब का? देखिए, बात ये आप ठीक कह रहे हैं। बात ये है कि देखिए, हमने तो असल पॉइंट जो कि हमने अभी पूरी डिटेल में हमने नहीं उसको स्टडी किया, लेकिन जो उसके मोटे मोटे पॉइंट्स ज़ाहिर हमने ये देखते हैं, उससे एक बात जाहिर होती है शाह साहब, वो ये है कि इस मुल्क में कितनी बदकिस्मती है कि मुख्तलिफ हुकूमतें जो आती रहीं, उन्होंने NRO लेकर और इस मुल्क को इतना नुकसान पहुंचाया कि वही लोग जो कि उनको 2000 में सजा हो जानी थी, 2002-2003 में, वो हमें हमारा मजाक उड़ाते रहे मुल्क का, और जो है वो दे वेंट स्कॉट फ्री। उनकी हुकूमतें आई, उन्होंने मिसमैनेज किया, और ये जो पैसे हमें देने पड़े, ये किसका आपका ख्याल है कि ये किसने करवाया? ये वही NRO जिसकी हम बात करते हैं कि इन NROs की वजह से ये सारा नुकसान हुआ मुल्क को, और मुल्क को कुछ पैसा भी नहीं मिला। वो जायदादें लोगों की बाहर आज भी वो एंजॉय कर रहे हैं, और किसी भी कैरेक्टर को जिसके जो इसमें इन्वॉल्व था, किसी को भी सजा नहीं मिली। वैसे मगर सजा नहीं मिली, मगर एहतसाब को सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल किया गया। आफ्ताब शेरपाव साहब का जिक्र करते हैं मुसावी, इसमें भी जिक्र है, उनकी भी पेनल्टी हमें देनी पड़ेगी। मुसावी कहते हैं मैंने उनके अकाउंट फ्रीज कराए थे, उसके बाद नैब ने उनका नाम निकलवाया, उनके अकाउंट अनफ्रीज कराए, और जनरल मुशर्रफ की काबीना में वो वजीर दाखिला बन गए। बाद में ज़ाहिर खैबर पख्तूनख्वा में उनकी जमात आपकी इत्तेहादी बन गई। साथ ही आपको याद होगा उस ज़माने में जिनका नाम नहीं था वो परवेज़ इलाही साहब थे और चौधरी बिरादरान थे, मगर इमरान खान साहब कहते थे वो पंजाब के सबसे बड़े डाकू हैं, मगर वो अब आपके इत्तेहादी बन गए। तो जो कुछ होता रहा वो एहतसाब के नाम पर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होती रही या फिर सियासी फायदा ही होता रहा ना? नहीं, देखिए, हम तो इस रिपोर्ट के तनाजुर में बात कर रहे हैं, और जो बाकी जो चीजें हैं वो तो जाहिर है कि इसी से ही परवान चढ़ी हैं कि अगर पिछले 20 साल में अगर ये जिस वक्त अगर इसको पाए तकमील तक पहुंचाया जाता, ये कॉन्ट्रैक्ट किसने किया, किसने ये कंडीशन डाली कि इसको कोई यूनिलैटरली रिवोक नहीं कर सकेगा, ये किसने कॉन्ट्रैक्ट बनाया, कौन थे वो लोग जो कि इसमें शरीक जुर्म थे, जिन्होंने कि इस पूरे एक जो उसका जो एहतसाब का एक सीरियस कोशिश हुई थी, उसको सैबोटाज किसने किया? उसको सैबोटाज पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी की वजह से किया गया, और मुल्क को नुकसान को बिल्कुल मद्देनजर नहीं रखा गया, और एक ऐसी कॉन्ट्रैक्ट से हम बड़े अनप्रोफेशनल तरीके से हम निकले, और हमने वो एक किस्म का जिसको हम कहते हैं NRO यही होता है। और क्या होता है NRO लिटरली दिया उस वक्त की हुकूमतों ने। फिर इसी तरह जब नवाज शरीफ की हुकूमत आई, पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, कौन लोग गए, कौन लोग मिले, किस तरह से इस चीज से कौम को महरूम रखा गया कि वो लोग जो कि जिनके बारे में कंफर्म बातें निकल आई थी, और वो लोग जो है तो हमें हमारे इक़्तिदार में थे, और जो इक़्तिदार में हो तो क्या ख्याल है कि वो अपने खिलाफ तहकीकात को चलने देंगे? ऐसा मगर इसमें एक मसला है, ये मुआहदा किया मुशर्रफ ने, मुआहदा मनसूख किया जनरल मुशर्रफ ने, बाकी लोगों पे जो पेनल्टी पड़ी है $7-8 मिलियन की बाकी लोगों की वजह से, वो हो गया जनरल मुशर्रफ का दौर, जिसमें शेरपाव साहब भी शामिल हैं, दूसरे लोग भी शामिल हैं। मगर इसमें जो 19 से $20 मिलियन की पेनल्टी शरीफ खानदान के असासों की वजह से पड़ी है, इसमें बड़ी दिलचस्प बात है कि ये बाद के मामलात की वजह से है, क्योंकि पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट ने बनाई एक JIT नवाज शरीफ साहब के खिलाफ, और उस पर फिर एक मॉनिटरिंग जज लगा के वो जहाँ सारे के सारे फैसला है, उस JIT ने फाइंडिंग दी कि शरीफ खानदान के असासों की मालियत है $800 मिलियन से ज़्यादा। उस JIT के फाइंडिंग को ये इस्तेमाल किया है ब्रॉडशीट ने। ये ब्रॉडशीट की फाइंडिंग नहीं है कि शरीफ खानदान के $800 मिलियन के असासे हैं। उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान में जो JIT है उसने ये बताया है, और उसको फैसले में इस्तेमाल करते हुए आर्बिट्रेटर ने कहा कि मुझे नहीं लगता ये $800 मिलियन रिकवर होंगे, इसमें से $100 मिलियन रिकवर होंगे, जिसमें से $20 मिलियन दे देने चाहिए। तो ये JIT जिसका मकसद था मुल्क में पैसा लाना, उसको बुनियाद बनाकर बरतानिया ने पाकिस्तान पर पेनल्टी लगा दी है कि जी पाकिस्तान दे। देखें, इसमें जो ये जो रिपोर्ट है, जिसकी रिकमेंडेशंस हैं,
ये आपको बिल्कुल 2 दिन में, क्या है मतलब है कि कल शाम तक इंशाल्लाह या मैक्सिमम बाय परसों मिल जाएंगी। तो ये सारे जो पहलू हैं ये हमने ये देख रहे हैं और कौन को बताना है, बिकॉज हम यही समझते हैं कि जो हमारी पार्टी का जो एक बुनियादी नुक्ता है जिसमें कि हम यही कहते आए हैं कि इस मुल्क में अभी भी जो हम इसको कोरिलेट बिल्कुल करते हैं कि जो पीडीएम अभी कर रही है ये किस लिए कर रही है, ये मकसद यही है कि प्रेशर डालना। पिछली हुकूमतों में भी प्रेशर हुआ और वो लोग जिन्होंने कि इस मुल्क में अब इस मुल्क की दौलत को लूटा था, बाहर असासे बनाए थे, उन्होंने अपने पॉलिटिकल एक समझौता करके और उनको एनआरओ दे दी गया जस्ट बिकॉज कोई पॉलिटिकल एजिटेशन शुरू हुई। लेकिन वो उस वक्त के जो रूलर्स थे, जो भी लीडर्स थे, चाहे वो जनरल मुशर्रफ क्यों ना हो, वो प्रेशर में आ गए और उन्होंने एक एनआरओ दे दिया अपनी हुकूमत को बचाने के लिए। उन्होंने एनआरओ दे दिया अपनी हुकूमत बचाने के लिए, मगर आपको इस वक्त कौन रोक रहा है वो सारा पैसा वापस लाने के लिए? 2019 में 190 मिलियन पाउंड आप लेके आए ना मलिक रियाज साहब के, उसी तरीके से अब ये क्यों हो रहा है कि पाकिस्तान से उल्टा $60 मिलियन बाहर जा रहा है? आप क्यों नहीं लिखते और जिस तरीके से मलिक रियाज के पैसे वापस लाए कि जी हसन नवाज और हुसैन नवाज के नाम दें, उनको बताएं कि उनके कौन से बैंक अकाउंट्स हैं और वहां पर एनसीए जो तहकीकात करके वो पैसे वापस भेजे, उनके पैसे आप क्यों नहीं ला पाए हैं? अगर उनके वाकई बरतानवी कवानीन के तहत ऐसे असासे हैं जो वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो उनके पैसे क्यों नहीं ला पाए आप? नहीं, देखिए मेरा तो सवाल ये बनता है शाहजेब के, देखें ये सिर्फ ये इस $60 मिलियन की बात नहीं है। आपने तो ये भी देखा होगा कि जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और आसिफ अली जरदारी जो कि उस वक्त सदर थे, वो उनके जो स्विस अकाउंट में 64 मिलियन $65 मिलियन थे, उसका हिसाब फिर क्यों नहीं लिया गया? उसके सरे महल का क्यों नहीं हिसाब लिया गया? ये तो वो चीजें हैं जो कि इस उससे बाहर रही हैं और यही वो प्रॉपर्टीज थी, यही वो अकाउंट थे जिसकी बुनियाद पे ये जो हमें पैसे पे करने पड़े हैं। तो ये उसी कॉन्ट्रैक्ट की फुलफिलमेंट थी जो कि हुकूमत पाकिस्तान ने उसको अदा करना था, क्योंकि अगर ये जितना डिले होता $5000 पर डे के हिसाब से ये पड़ता जाता। इसलिए ये तो यही देख रहे हैं हमने कि कौम ने क्यों उल्टा कुछ मिलने के हमसे पैसे गए, टैक्स पेयर्स के पैसे गए। वैसे यही सवाल है और आप दुरुस्त कह रहे हैं कि उल्टा हमारे पैसे चले गए, मगर इसमें एक दिलचस्प बात यह है कि इमरान खान साहब कहते थे कि 300 अरब रुपए नवाज शरीफ के बाहर हैं जो मैं वापस लाऊंगा। जीआईटी बनी, उसने कहा कि 100 अरब रुपए नवाज शरीफ के बाहर हैं जो वापस आने चाहिए। मगर जब नैब बरतानवी अदालत में इस केस को कंटेस्ट कर रहा था तो उन्होंने बताया कि हम $29 मिलियन यानी उस वक्त के तकरीबन 4 अरब रुपए नवाज शरीफ के रिकवर कर सकते हैं। यानी कि 300 अरब रुपए इमरान खान साहब के, 100 अरब रुपए जीआईटी के, और नैब बरतानवी अदालत में बता रहा है 4 अरब रुपए हम रिकवर कर सकते हैं। तो कितने रिकवर कर सकते हैं और आज तक क्यों नहीं किया एक भी रुपया? नहीं, देखें वो बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक्चुअली हुआ क्या है, वो यही हुआ कि जो ये ब्रॉडशीट के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया था, असल चीज तो वो है, कुछ उन्होंने आइडेंटिफाई किए और जाहिर है कि उन्होंने हमारी जो आर्बिट्रेशन कोर्ट का जो फैसला है वो भी इसी बुनियाद पे है कि उन्होंने इस कोर्ट को वो जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसको भी साथ रखा और साथ में जो भी जीआईटी की जो रिपोर्ट्स थी वो करैबोरेट करने के लिए, क्योंकि उनका भी ये क्लेम था कि उन्होंने ये शॉर्टलिस्ट किए हैं, उन्होंने पूरे वो ब्रेक डाउन दिया हुआ है, उन लोग नाम जो लोग उसमें शामिल थे, इसमें इंक्लूडिंग नवाज शरीफ, उसकी बेसिस पे ये अवार्ड दिया गया है। अच्छा, मगर वो कहाँ हैं? वो 300 अरब रुपए कहाँ हैं जो नवाज शरीफ साहब के बाहर थे, या $820 मिलियन जिसको कोट करते हुए ब्रॉडशीट ने कहा, ब्रॉडशीट की कैलकुलेशन नहीं थी कि जी पाकिस्तान की जीआईटी ने कहा है इसलिए इस $820 मिलियन में से हमें 20% दें, और आर्बिट्रेटर ने कहा कि नहीं जी 820 तो नहीं 100 मिलियन बनते हैं, उसमें से 20 मिलियन दें, उसकी वजह से गए। तो कहाँ है पैसे, क्यों नहीं आ रहे? नहीं, वो बात यह है कि ये सवाल तो अजीब है। इस दौरान में जबकि सब कुछ हो रहा था, देखिए ये पिछले 20 साल की कहानी है और उस वक्त किसने इन चीजों को मिस हैंडल किया, किन के लोग गए वहां पे ये उनके साथ नेगोशिएट करने के लिए कि $25 मिलियन आप हमसे ले लें और इस केस को खत्म करें। ये तो जाहिर है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था कि आप पहले जो 2008 से लेकर वो जो एनआरओज में ले उसकी बुनियाद पे जो केस था, चूंकि इस कॉन्ट्रैक्ट में एक क्लॉज ऐसी थी जिसमें कि उन्होंने वन साइडेडली, अगर वन साइडेड होता तो ये कब का विड्रॉ कर चुके होते, लेकिन चूंकि ये एक ऐसी क्लॉज थी हुकूमत पाकिस्तान ने डाली हुई थी कि ये कब इसको आप वो रखेंगे, वन साइडेड आप टर्मिनेट नहीं कर सकते हैं। तो ये तो इन्होंने जाके अनऑफिशियली ऑफिशियली जाके अपने ऑफिस को यूज किया और ये जो इन्वेस्टिगेशन चल रही थी उसको सबोटाज किया इन्होंने। आपने मुसावी का जिक्र किया
कि उसने $25 मिलियन का जो क्लेम किया कि नवाज शरीफ का एक भतीजा या भांजा आया था जिसने अपना नाम अंजुम डार बताया था, और फिर उसने बाद में मुबैना का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया। मगर अगर उनका ये दावा ठीक है जो आप कह रहे हैं, तो फिर उनका ये दावा भी ठीक है कि जब आपकी हुकूमत को बताया कि $1 अरब का शरीफ खानदान के बाहर बैंक अकाउंट मौजूद है, तो कुछ हफ्ते बाद ही, कुछ दिन बाद ही हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से एक बंदा पहुंच गया, उसने कहा मैं इंटेलिजेंस इदारे से हूं, और जनरल मलिक अपना नाम बताया और कहा कि इसमें से जो तुम्हें 20% मिलेगा उसमें से हमारा कट क्या होगा। देखिए, मैं आपको बताऊं, हमारी जो कमेटी है उसका मैंडेट क्या है और हमने क्या सोर्स वो करना है। आया हमने इंटरव्यूज को यूज करना है, जो कि मेरे ख्याल में कि दुरुस्त नहीं होगा, इसलिए कि जो एक्चुअल फैसला है वो जो कि लंदन की आर्बिट्रेशन कोर्ट ने दिया है, पूरा जो फैसला है मुफस्सिल फैसला है, उसकी बुनियाद पे हम इसकी तहकीकात करेंगे, इसमें रिकमेंडेशन देंगे। उसमें हमारा जो मेन सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट है वो कोर्ट की डिसीजन है जो कि लंदन में दी गई है। वैसे मुझे एक दफ़ा फिर ये बता दें कि अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ ऑर्डर के जरिए आप क्यों वहाँ पर पैसे नहीं लेके आ रहे? हसन हुसैन का नाम दें, नवाज शरीफ साहब का नाम दीजिए, जैसे आप 190 मिलियन पाउंड लेकर आए थे वैसे ही उनके पैसे क्यों वापस नहीं लेकर आ रहे? अगर इस केस से नहीं आए उस वैसे लेकर आए, वो भी 6 महीने में हो गया था काम। नहीं, देखें, वो तो हम करेंगे। ये इस वक्त तो बात हो रही है इस पर्टिकुलर कमेटी की, जिसको के ब्रॉडशीट का जो फैसला आया है उसकी बुनियाद पे ये एक आपको बताएगा, इस पूरी कौम को बताएगा कि इसमें हुआ क्या है, किस तरह हुकूमतें आती हैं, किस तरह एनआरओज मिलते हैं और किस तरह से मुल्क को नुकसान होता है कि उनका देने के। ये अगर कोई न्यूट्रल गवर्नमेंट होती तो ये फैसले कब तक और भी कितने डिस्कवर हो चुके होते और अब तक ये पैसे भी पाकिस्तान आ चुके होते। या तो ये एस्टैब्लिश करेगा या फिर ये एस्टैब्लिश करेगा कि पाकिस्तान में कैसे अवाम को हमेशा एहतसाब का नारा लगा के बेवकूफ़ बनाया गया और फिर एहतसाब के नारे पर अपनी सियासत को चमकाया गया, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की गई। JIT ने बताया $820 मिलियन है, नैब ने जाके बरतानवी अदालत को बताया कि नहीं $29 मिलियन रिकवर कर सकते हैं, इमरान खान साहब ने 300 अरब रुपए बताया, अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ ऑर्डर के जरिए कुछ नहीं आया। दोनों में से क्या बताएगा? ये हमारा जो बेसिक मैसेज है, जो ब्रॉडशीट से हमें निकलता है कि इस मुल्क को जो दो हुकूमतें जो रही हैं खास तौर पे, और उसके अलावा और भी कैरेक्टर्स हैं, बिकॉज लिस्ट तो 200 बंदों की दी गई थी, उन लोगों ने किस तरह से इस पूरी इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि आपने एनआरओ दे दिया था, वो लोग दोबारा सियासत में आए, दोबारा हुकूमतों में लाए गए और उसकी वजह से उन्होंने इस मायदे को सबोटाज किया। अच्छा, उन 200 में से देख लीजिएगा कितने तहरीक इंसाफ में हैं, कितने रह चुके हैं, कितने आपके इत्तेहादी हैं और कितने रह चुके हैं। देखिए, हम तो 2 साल 30 महीने हुए हैं ना हमें। ये तो एक इशू था जो कि 19 साल 18 साल से उनकी हुकूमतों में चल रहा था। हम ये भी बताएंगे कि नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और जितने भी लोग हैं जिन्होंने कि इस मुल्क को लूट के बाहर पैसे ले गए और वो पकड़े भी गए, लेकिन उन्होंने अपनी हुकूमतों में चूंकि एनआरओ के बेनिफिशियरी हो गए, वो इस वजह से वो दोबारा हुकूमतों में आए और दोबारा हुकूमतों में आके उन्होंने फिर वही काम किए। ये जिस तरह, ये तो उस वक्त की बात हो रही है, जो 2020 ऑनवर्ड है उसकी तो अभी बात भी नहीं हो रही। बहुत शुक्रिया शिबली फराज साहब हमारे साथ मौजूद